हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जीतने का जज्बा लेकर के हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वंदे भारत डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपके कदम लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज 18 सितंबर 2023, विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में हम अपने प्रश्नों की ओर चले उससे पहले आपको मैं बधाई देता हूं कि भारत ने एशिया कप में श्रीलंका पर जबरदस्त 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 यानी 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। ध्यान देना विशेष रूप से, अगर हम बात करें, श्रीलंका को भारत ने 10 विकेट से हराया है। कितने विकेट से? 10 विकेट से हराया है। और मैं कह सकता हूं इससे ज्यादा सुनहरी जीत, ध्यान देना, मात्र 51 रन का लक्ष्य दिया था श्रीलंका ने, और भारत ने 6.1 ओवर में 6 कंप्लीटली ओवर और 7वें ओवर की पहली बॉल में यह काम कर दिखाया, बिना किसी विकेट के नुकसान के। ध्यान देना, ये जो जीत का श्रेय है वैसे तो जाता है सिराज को, जो तेज गेंदबाज है। सिराज क्या है? तेज गेंदबाज है। मैं आपको बताऊं, भारत की तरफ से सिराज ने इस मैच में लगभग 6 विकेट लिए, लगभग क्या कंप्लीटली 6 विकेट लिए थे, और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच, उन्हें ही क्या दिया गया था? प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। तो ध्यान रखना कि भाई, यहां से एशिया कप से निश्चित रूप से आपके कोई प्रश्न बन सकते हैं कि भाई एशिया कप के बारे में आपको बताना पड़ सकता है। एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। और भारत के सामने कौन थी? भाई श्रीलंका थी। कौन थी? श्रीलंका थी। यानी लंका की लंका लगा दी भाई साहब, है ना? क्योंकि भारत हमेशा ही लंका पर विजय पाता रहा है। उससे पहले भगवान श्री राम, और आज के युग में हम देखें तो क्रिकेट का युग। और श्रीलंका जो है उसे 10 विकेट से, कितने विकेट से? 10 विकेट से पराजय झेलनी पड़ी साहब। जीत का श्रेय जाता है भारत के तेज गेंदबाज सिराज को। सिराज को मिलेगा मैन ऑफ द मैच। ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द मैच क्या मिलेगा? प्लेयर ऑफ द मैच सिराज को मिलेगा। किसको मिलेगा अगर आपसे पूछे? प्लेयर ऑफ द मैच से किसे नवाजा जाएगा? सिराज को। किसको? प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया जाएगा भाई? सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी सिराज के बारे में, आज हम चर्चा करते हैं कि सिराज की संघर्ष की कहानी क्या रही, वो किस तरह से यहां तक पहुंचे। बात है सन 1994 की। 1994 में जन्मे थे सिराज। कब जन्मे थे? 1994 में। और इनके पिता जो गौस थे, मोहम्मद गौस, वो ऑटो चलाते थे भाई। क्या चलाते थे? ऑटो चलाते थे। यानी परिवार की आमदनी बहुत सीमित थी। हम कहते हैं भाई अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति पहुंचते हैं क्रिकेट में, ऐसा नहीं है। सिराज के पिता ऑटो चालक थे। और अगर हम बात करें कि साहब कोई किसी क्रिकेट अकादमी में, यानी सिराज जो है किसी भी क्रिकेट अकादमी में नहीं गया, बिना क्रिकेट अकादमी में गए हुए। ये आपके लिए प्रेरणास्पद है, आपके लिए एक मोटिवेशनल, इससे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी कुछ नहीं हो सकती। अगर हम बात करें, लगातार सिराज ने टेनिस गेंद से लगातार गेंदबाजी की थी, है ना? और खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो ककहरा है क्रिकेट का, उन्होंने टेनिस बॉल से ही सीखा था। टेनिस जो गेंद है उसी से उन्होंने ये सीखा था। और अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में उनकी दिलचस्पी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन बॉलिंग में उनकी ज्यादा रही है। 2015 की बात है मित्रों, हैदराबाद की रणजी टीम में वो शामिल हो गए थे। हैदराबाद की रणजी टीम में शामिल हो गए थे सिराज। पहले ही सीजन में उन्होंने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करके सबका ध्यान बखूबी अपनी ओर खींच लिया था साहब। सन 2017-2015 के बाद आती है 2017, और 2017 में करियर का उनका टर्निंग पॉइंट था। 2017 की जो आईपीएल नीलामी हुई थी, उसके दौरान हैदराबाद सनराइजर्स और जो रॉयल चैलेंजर्स है बेंगलोर के बीच, है ना, उन्होंने अपनी टीम को मतलब कि सिराज को, रॉयल चैलेंजर्स चाहते थे कि हम इनको शामिल कर लें, हैदराबाद सनराइजर्स चाहते थे कि भाई ये बंदा हमारे पास आ जाए सिराज, और दोनों में होड़ सी लग गई थी। और कुल मिलाकर के नतीजा इतना जबरदस्त रहा कि जो इनकी बेस प्राइस थी उससे 13 गुना ज्यादा कीमत, ध्यान देना, 13 गुना
ज्यादा कीमत, 13 गुना ज्यादा कीमत इनको मिली थी भाई। कितनी गुना? 13 गुना ज्यादा, बेस प्राइस से 13 गुना ज्यादा कीमत इनको मिली थी। 94 में जन्मे पिताजी ऑटो चालक, करियर का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन टेनिस बॉल से लगातार प्रैक्टिस 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 और हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी में जगह मिली, और रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद में मची होड़ 2017 में, और होड़ के 20-13 गुना ज्यादा। समझ रहे हो बात को? बेस प्राइस से 13 गुना ज्यादा। आप सोच नहीं पाओगे कितनी रकम इनको मिली थी। 20 लाख जो है वो इनकी बेस प्राइस थी भाई। 20 लाख इनकी स्टार्टिंग प्राइस, बेस प्राइस थी, आधार प्राइस थी, और इससे 13 गुना ज्यादा, समझ गए होंगे, 13 गुना ज्यादा रकम इनको मिली थी अपनी टीम में शामिल होने के लिए। यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 60 लाख रुपए जो है भाई साहब को मिले थे। बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 टीम में भी इनको मौका मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको टी20 टीम में भी मौका मिला था। 2019 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने वनडे में डेब्यू किया था। पहली बार उन्होंने वनडे खेला। आज वनडे की बात थी इसलिए वनडे तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं। वनडे में डेब्यू किया था, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में भी इन्होंने डेब्यू किया। कुल मिला करके और इसी तरह से लगातार भाई साहब बढ़ते 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 सिराज ने आज एशिया कप में इतना धमाका किया, इतना धमाका किया कि हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया। कांड का मतलब जबरदस्त तरीके से 6 विकेट लिए। श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेकर के इन्होंने जबरदस्त तरीके से भाई साहब प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, और भारत को मात्र, यानी श्रीलंका की टीम को 50 रन पर ही समेट करके भाई साहब 6.1 और 1 ओवर में तो इन्होंने जीत दिला दी, है ना। शुभमन गिल की लगातार अच्छी बल्लेबाजी, ईशान किशन का पूरा साथ, और इस तरह से टीम इंडिया रहा एशिया कप में जीत का नाबाद, है ना। एक तरह से नाबाद जीत दर्ज की इन्होंने। तो मित्रों बधाई हो आप एशिया कप के लिए, और तैयार रहो अगले वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप में भी हम इसी तरह से अपना परचम लहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें इससे ज्यादा और क्या खुशी मिलेगी। चलिए मित्रों, बधाई के बाद हम प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या था भाई? जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू नरेंद्र मोदी जी, है ना। जन्मदिन की बधाई हो नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने अपने जन्मदिन पर कौन सी योजना का शुभारंभ किया? यानी आपको 17 सितंबर डेट याद रखनी है। उन्होंने एक योजना चलाई थी, उस कौन सी योजना का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री ने किया था। कल विश्वकर्मा जी की पूजा का दिन था। कल किन की पूजा का दिन था भाई? विश्वकर्मा जी की पूजा का दिन था। और विश्वकर्मा जी की पूजा बहुत अच्छे से लगातार जो है वो सभी कर रहे थे। और विश्वकर्मा की पूजा के दिन ही, यानी 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उन्होंने क्या किया? कारीगरों, शिल्पकारों के लिए उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी साहब। विशेष रूप से प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर से इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस स्कीम को कहां से लॉन्च किया गया, पहली बात तो 17 सितंबर को कौन सी स्कीम लॉन्च की थी, कौन सी योजना शुरू की थी? वह है पीएम विश्वकर्मा योजना। इन्होंने लॉन्च कर दी 17 सितंबर को, लेकिन कहां से शुरू की थी? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से। इंडिया विशेष ध्यान रखना भाई, क्योंकि इंटरनेशनल तो है ही है, लेकिन कन्वेंशन एक बड़ा सेंटर है ना। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और एक आता है एक्सपो सेंटर, ठीक है। यहां से इस स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया था।
ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। इससे क्या होगा कि जो शिल्पकार है, जो कारीगर हैं, उनके कौशल को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं से इन्होंने शिल्पकारों से बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना कौन सा जन्मदिन मना रहे थे, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो 73वां जन्मदिन, यानी 73 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने साल के हो चुके हैं? 73 ईयर के हो चुके हैं। 77वां जन्मदिन मना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस जन्मदिन की भी आपको बहुत 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 बधाई हो मित्रों। चलिए चर्चा करते हैं हम सीधे सीधे तौर पर अगले प्रश्न की ओर। ये तो थी पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टनरशिप मोड के तहत कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को इन्होंने मंजूरी दी है? तो ये आप ध्यान में रखना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो ध्यान रखना, हाल ही में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी मिली है। कितने? 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भाई अगर हम बात करें इस बारे में, तो इस बारे में चर्चाएं वैसे तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सैनिक स्कूलों की बात अगर चर्चा में आए तो ध्यान रखना कि ये छठी कक्षा से होती है। छठी कक्षा से लगातार ये आगे 12th तक चलती है। अगर हम बात करें इनकी, तो जैसे ही 23 नई स्कूलों की अ, जो स्वीकृति मिली, उससे पहले अपने 33 पहले से चल रहे थे, 23 और आ चुके हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस बारे में चर्चा करें, थोड़ा ध्यान रखना, 23 भाई 23 नए स्कूलों को मंजूरी मिली है, ध्यान रखना। और पहले से जो स्कूल चल रहे थे उनके सहित ये 42 स्कूल हो चुके हैं पार्टनरशिप में, है ना। इन्होंने क्या किया, जो एनजीओ हैं, जो निजी स्कूल्स हैं, तो राज्य सरकारें हैं, उनके साथ साझेदारी की थी। और उन साझेदारी में इन्होंने क्या किया साहब, एक तरह से इन्होंने पूरे देश भर में नई स्कूलों के साथ एक ज्ञापन, एक समझौता हासिल किया था। उसके तहत इन्होंने कुछ नई स्कूलें खोली थी, जिनमें राजस्थान में कितनी स्कूलें खुली, आपको ये ध्यान में रखना होगा। राजस्थान का हमें सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान में 4 नई सैनिक स्कूलें और खुली है ना। पहले से 2 थी, अब 4 और खुल गई। राजस्थान में हनुमानगढ़ में हो चुकी है, जयपुर में हो चुकी है, जोधपुर में हो चुकी है और सीकर में हो चुकी है। राजस्थान में 4 नई सैनिक स्कूल है। राजस्थान में कितनी सैनिक स्कूल है भाई? 4 नई सैनिक स्कूल्स है। कौन कौन सी 4 नई सैनिक स्कूल्स है? एक तो हनुमानगढ़ में है। कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में है। एक है जोधपुर में। तो नई सैनिक स्कूल खुले हैं चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू को छोड़ करके। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ में है, जोधपुर में है, एक जयपुर में खुली है और एक है सीकर में। पहले से अगर हम बात करें तो पहले 2 तो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में थी। कुल मिलाकर 6 हो जाएंगे राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में थी पहले, अब 2 जगह और आ गई, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर। हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर, 4 नई, है ना। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे कि अभी हाल ही में कितनी नई सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है, तो ध्यान रखना 23 नई स्कूलों को मंजूरी मिली है। जिनमें से राजस्थान में कितनी है? 4 है। कहाँ कहाँ पर है? जिनमें से राजस्थान में 4, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर। हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर में, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। इनमें से भी कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं अपने। ये प्रश्न भी छोटे नहीं है, यहाँ पर भी कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। कई तरह कैसे? जैसे मान लो मैं आपको सामान्य चर्चाएं करूं। अगर हम सामान्य चर्चाएं करें, बिल्कुल सामान्य सिंपल वे में चर्चाएं करें, तो जैसे हनुमानगढ़ में स्कूल खुली, है ना, तो वो किस ट्रस्ट के माध्यम से, किसके साथ पार्टनरशिप की? तो गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट आता है। हनुमानगढ़ में जो खुला है वो गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है, के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है सरकार ने। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि साहब जयपुर में या जोधपुर में किसके द्वारा खुली, तो चौपासनी जो शिक्षा समिति है, चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी शिक्षा समिति है, तो चौपासनी शिक्षा समिति ने जोधपुर में खोल दी। यानी पार्टनरशिप का भी आपको ध्यान में रखना होगा। चौपासनी
शिक्षा समिति में थोड़ा और बेहतरीन लिख दूं जिससे आपको ध्यान में आ जाए। 4 सैनिक स्कूल है, याद कर लेना अच्छे से। जो अभी 23 नई सैनिक स्कूलों के साथ राजस्थान में भी 4 को मान्यता मिली है। ठीक है, पहले से कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ झुंझुनू में थी। अब जो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में जो खुली है वो है गुरु गोविंद सिंह समिति, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से पार्टनरशिप की है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, दूसरी अपनी जो जोधपुर में है, जोधपुर में है चौपासनी, चौपासनी शिक्षा समिति का नाम आपने सुना होगा। चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी शिक्षा समिति जो है इससे पार्टनरशिप की और इसके माध्यम से एक नया सैनिक स्कूल खोला है इन्होंने। एक आती है जयपुर में, जयपुर के अंतर्गत बहुत ही फेमस शिक्षा समिति रही है। तभी विशेष रूप से इसका नाम शायद आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। ध्यान रखना, जयपुर में कौन सी है तो श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम ने सुना होगा। भवानी निकेतन का बहुत ही चर्चा में, बहुत ही फेमस रहा है। तो भवानी निकेतन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है जयपुर में, भवानी निकेतन शिक्षा समिति, याद रह जाएगा वैसे तो। और चौथा सैनिक स्कूल है कहाँ पर भाई? सीकर में, क्योंकि सीकर गढ़ रहा है, फौजियों का गढ़ रहा है। तो बीपीएस एक शिक्षण संस्थान है, उनके साथ पार्टनरशिप की, बीपीएस के साथ। तो बीपीएस शिक्षण संस्थान, यानी इन चारों के साथ पार्टनरशिप की अलग अलग जिले में। इस तरह से नई 4 स्कूलें खुली है। कहाँ कहाँ पर? हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर में। याद रह जाएगा सभी को, रह जाएगा भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो नए सैनिक स्कूलों को मान्यता मिली है 23, उनमें से राजस्थान में कितने भाई? 4 है, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर और सीकर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को फतह करने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा 16 सितंबर 2023 को दिल्ली में सम्मानित किया गया। साहब किस राज्य की निवासी है भाई? लक्ष्मी झा लगातार, ध्यान रखना, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। इन्होंने इतिहास रचते हुए भाई साहब, जबरदस्त इतिहास रचते हुए तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को फतेह कर लिया है। माउंट अरारात पर फतेह हासिल की है इन्होंने। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारात। ये बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है ये बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है। तो पूछा जा सकता है कहाँ की है लक्ष्मी झा? तो बिहारी है लक्ष्मी झा, एक बिहारी सब पे भारी भाई साहब। तो माउंट अरारत को फतेह किया है इन्होंने। किसको फतेह किया है? माउंट अरारत को फतेह किया है इन्होंने। उत्तराखंड के काला पत्थर से लेकर के चंद्रशिला पर्वत तक लगातार सफलताएं हासिल की है ना। और खास बात ध्यान रखना कि इन्होंने अभी हाल ही में तुर्की के अरारत चोटी को भी जीत लिया है। वहां पर भी इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर समानता की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ वननेस, समानता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस नाम से महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 18 सितंबर को उसका उद्घाटन होना था, लेकिन बारिश के चलते, अन्य कारणों के चलते नहीं हो पाया। अब 21 सितंबर को, अब 21 सितंबर को जो है शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। कब होगा भाई? 21 सितंबर को शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। जो 18 सितंबर को होना था, 21 सितंबर को होगा। आदि शंकराचार्य जो ओंकारेश्वर में, ध्यान रखना कहां पर होगा? ओंकारेश्वर में होगा। तो ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी समानता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा जो है उनकी उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। अब 21 सितंबर को होगा, आपको ध्यान में रखना है। ओंकारेश्वर वो जगह कौन सी है? वो जगह कौन सी है? ओंकारेश्वर नामक जगह पर ऐसा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा आपका,
किस राज्यों में विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? अरे भाई, कौन सा राज्य है जिसने बच्चों के लिए है? भाई, चंद्रशेखर राव जहां के मुख्यमंत्री हैं, वह तेलंगाना। ये सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको लगातार, है ना, दशहरे के दिन, कब भाई? दशहरा आएगा 24 अक्टूबर को। कब आएगा? 24 अक्टूबर को। तो तेलंगाना में 24 अक्टूबर से, यानी दशहरे के दिन से, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है कि नाश्ता करो दबा करके, है ना। जो स्कूली छात्र हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रदान किया जाएगा। ऐसी करने वाली पहली सरकार होगी तेलंगाना। सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐसा तोहफा देने जा रही है। यानी पूरे राज्य में जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो शुरू करने जा रही है तेलंगाना सरकार, जो एक पौष्टिक भोजन की दिशा में एक कदम है ना। शिक्षक जैसे मिड डे मील देते हैं शिक्षक, है ना, दोपहर में मिड डे मील देंगे टीचर। अब सुबह सुबह वो राजस्थान में दूध भी बांट रहे हैं, ऐसा कई जगह भी है। और अब सुबह सुबह नाश्ता भी देंगे टीचर्स। यानी टीचर्स अब क्या क्या काम करने वाले हैं? टीचर्स जो है, जो शिक्षक समुदाय है, अब भाई साहब सुबह स्कूल जाते ही सबसे पहले प्रार्थना करवाएगा, दूध पिलाएगा, और फिर तेलंगाना में कढ़ाई चढ़ा करके बढ़िया नाश्ता बनाएगा, और नाश्ता बनाकर प्लेट में परोसेगा और बच्चों को नाश्ता खिलाएगा कि नाश्ता करो। तब तक इंटरवेल का समय हो जाएगा, और इंटरवेल जैसे ही होगी, मिड डे मील शुरू हो जाएगा। फिर लगातार, फिर पकाते पकाते भाई साहब इंटरवेल होगी, फिर भोजन खिलाएगा, है ना। पकाने वाली आएगी, वैसे तो टीचर का ध्यान काम है ध्यान रखना बढ़िया से, है ना, और उस डाटे को एकत्र करना कि भाई कितना नाश्ता कौन से बच्चे को दिया जा रहा है, आज कितने बच्चे उपस्थित हैं, किसको नाश्ता मिला, किसको नहीं मिला, इसकी बजट राशि कितनी आनी है, और वो राशि कैसे वितरित की जानी है, कैसे सामान खरीदना है, कैसे लाना है, कैसे देना है, ये सारा काम टीचर्स का होगा। तो टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील, ब्रेकफास्ट, दूध योजना, कई तरह की योजनाओं में भी हिस्सा लेते हैं, और बड़ा आनंददायक माहौल रहेगा बच्चों के लिए। खाओ पियो मौज करो, है ना। तो तेलंगाना में 24 अक्टूबर से मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत हो रही है। बधाई हो आप सभी के लिए। अब आपके बच्चे नाश्ता भी करेंगे विद्यालय में, पौष्टिक आहार भी प्राप्त करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना की 75वीं वर्षगांठ पर कहां भव्य एयर शो का आयोजन किया जा रहा है? अभी भारतीय वायुसेना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, सभी को पता होगा। मैंने कल भी बताया था, कल की किरण जी की बात थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है, उन्होंने कई तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए थे, बताया था आपको। ऐसा हो रहा है जयपुर में, 75वीं वर्षगांठ है भारतीय वायुसेना की, और जयपुर में एयर शो, जहां पर जबरदस्त तरीके से भाई साहब करतब दिखाए जा रहे हैं, तो वो जयपुर में होगा। 75वीं वर्षगांठ मना रही है भारतीय वायुसेना। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ मना रही है भारतीय वायुसेना, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज याद रखनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न और भी जबरदस्त रहने वाला है। ठीक है। तो राज्य सरकार ने किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? यानी राजस्थान में 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। तो वो विभाग कौन सा है? और वो विभाग है सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है भाई? सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिता विभाग ये काम करने वाला है, ध्यान रह जाएगा। सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं कि राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसानों को कितने औषधीय फसलों का वितरण किया जाएगा? राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से। गजब का प्रश्न है कि राज किसान साथी पोर्टल जो राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत हो रहा है, राज किसान साथी पोर्टल, इसके माध्यम से किसानों को 9 औषधीय फसलों का वितरण किया जाएगा। कितनी औषधीय फसलों का भाई?
9 औषधीय फसलों का वितरण किया जाएगा। क्या है राज किसान साथी पोर्टल? खेती के साथ साथ जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सबकी जानकारियां अब एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी साहब। इनमें उद्यान विभाग है, कृषि विपणन विभाग है, पशुपालन विभाग है, सहकारिता विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, राज्य बीमा निगम है, जैविक प्रामाणिक संस्थान है, इन सभी को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ ले राज किसान साथी पोर्टल में, राज किसान साथी पोर्टल में कौन कौन से विभागों की सूचनाएं एक ही जगह ऑनलाइन मिलेगी, तो ध्यान रखना उद्यान विभाग तो है ही है, उद्यान विभाग तो है ही है, ये क्लियर करना। और साथ में कृषि विपणन विभाग भी है, कृषि विपणन विभाग भी है, इसके साथ साथ पशुपालन विभाग भी है। कौन सा है भाई? पशुपालन विभाग भी है। कौन सा विभाग है भाई? पशुपालन विभाग भी है, सहकारिता विभाग भी है, सहकारिता विभाग। और एक आता है मत्स्य पालन विभाग। कौन सा विभाग भाई? मत्स्य पालन विभाग। भाई मत्स्य पालन जो मछलियों को पालते हैं वो, ठीक है। एक आता है राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम जिसमें बीज वगैरह दिए जाते हैं ना, तो राज्य बीज निगम। एक करता है प्रमाणीकरण, राज्य बीज निगम लिख देता हूं पहले में, राज्य बीज निगम। एक करता है प्रमाणीकरण, तो जो प्रमाणीकरण संस्था है, जो जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, उसे भी इसमें शामिल किया गया है। तो जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इन सभी की सूचनाएं अब आपको एक ही जगह उपलब्ध होंगी, एक ही जगह मिल जाएंगी। यानी राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य पालन विभाग, राज्य बीज निगम और जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इन सभी की सूचनाएं आपको एक ही जगह से मिलेंगी। आपको जान रखना है 9 जो फसलें हैं, यानी 9 औषधीय फसलों का वितरण इसमें किया जाएगा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से, और सभी के शायद क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो चूरू की चंदन कला, कहाँ की भाई? चूरू की चंदन कला। ध्यान रखना ये चंदन पर जो कारीगरी करते हैं उसकी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? चूरू की जो चंदन कला है, जैसे भी आपको पता है लोहारगल की चोटी आपने सुनी होगी, है ना। वहां पहले चंदन के जंगल थे, चंदन के वृक्ष थे, वहां से पली फूली थी ये चंदन कला। और इसमें चौथमल जांगीड़, चौथमल जांगीड़ जो है इस चंदन कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिला रहे साहब। देश विदेश में छाई हुई है चूरू की चंदन कला, है ना। कई चंदन के चितेरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। उनमें एक प्रमुख नाम आता है मालचंद जांगीड़। आपने चंदन कलाकार मालचंद जांगीड़ का नाम सुना होगा, और उन्हीं की पीढ़ी में आगे बढ़ते हुए चौथमल जांगीड़ भी हुए हैं मालचंद जांगीड़ की पीढ़ी में। तो ये मालचंद जांगीड़ किस कला में फेमस थे? चंदन की कला में। उन्हीं की पीढ़ी में चौथमल जांगीड़ जो चंदन की कला में सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, चंदन की कला को इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रसिद्धि दिलाई है साहब। ठीक है, चौथमल जांगीड़, मालचंद जांगीड़, इनका नाम आप अच्छे से रखना याद, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम फटाफट से। देश में पहली बार नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा राज्य के शिक्षकों के लिए कितनी राशि तक बीमा दिया जाएगा? ये देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य के टीचर्स के लिए भी अब बीमा दिया जाएगा। और ये कितने राशि तक का बीमा होगा भाई? ये टीचर्स के लिए 3 लाख तक का बीमा होगा, टीचर्स के लिए, है ना। टीचर्स के लिए पुनः सम्मान लौट रहा है, टीचर्स का सम्मान लौट रहा है, शिक्षक सम्मान की ओर जा रहे हैं। 3 लाख तक का बीमा टीचर्स को दिया जाएगा भाई, है ना। तो 3 लाख तक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा राज्य के शिक्षकों को मिलने वाला है भाई, राज्य के शिक्षकों को ऐसा मिलने वाला है। याद रह जाएंगे सभी को, रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आज के प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं अपने। ये थे आज की करंट अफेयर्स, छोटी सी करंट अफेयर्स थी, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को दबाकर शेयर करें। आप शेयर करने में कंजूसी ना करें। हम आपको
ज्यादा डिटेल, ज्यादा अच्छी जानकारी और ज्यादा अच्छे प्रश्न जो आप तक पहुंचाएंगे। इनकी जो पीडीएफ है मित्रों, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन दिशा ई राइज पर निःशुल्क आपको मिल रही है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज्ञा दें, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।